आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सब के भविष्य से जुड़ा है। देखिए, आजकल दुनिया भर में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं, उससे एक चीज तो साफ है कि ऊर्जा बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा संकट तो हर जगह महसूस किया जा रहा है। सही कहा। तो इस गहरी छानबीन का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ खाड़ी देशों या जीवाश्म ईंधन पर निर्भर न रहें। और इसके लिए आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। जी, और वो स्रोत है ब्लू प्लैनेट बायोफ्यूल्स के संस्थापक और सीईओ विशाल खाल्डे का हालिया काम और उनका लिखा एक बहुत ही विस्तृत लेख। बिल्कुल। और जब मैं उनके काम के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मतलब हम हमेशा ऊर्जा के लिए नए तेल के कुएं या कोयले की खदान ढूंढते रहते हैं, जबकि समाधान असल में हमारे बिल्कुल सामने है। हाँ, एकदम हमारे डस्टबिन में। मतलब ये तो सच में कचरे से खजाना बनाने वाली एक बहुत ही जादुई कहानी है। हमारा अपना जैविक कचरा ही एलपीजी का सबसे बेहतरीन घरेलू विकल्प बन सकता है। और देखिए, ये सिर्फ एक पर्यावरण को बचाने वाला मुद्दा नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। अच्छा, तो ये और किस बारे में है? ये मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा के बारे में है। अगर हम अपना ईंधन खुद बनाएंगे तो हमारी जो आयात निर्भरता है, जो हम बाहर के देशों से तेल खरीदते हैं, वो कम होगी। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है। ये तो बहुत ही अहम बात कही आपने। लेकिन इससे पहले कि हम इस नए ईंधन के फायदों पर बात करें, मुझे एक बुनियादी सवाल परेशान कर रहा है। वो पूछिए, क्या सवाल है? ईंधन बनाने के लिए कच्चा माल भी तो चाहिए ना? तो ये इतना सारा कचरा आएगा कहाँ से? मतलब इसकी मात्रा कितनी है हमारे पास? अगर हम भारत की बात करें तो हम हर साल लाखों टन जैविक कचरा पैदा करते हैं। इसकी कोई कमी नहीं है। लाखों टन? बाप रे! हाँ, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो वहाँ फसल के अवशेष होते हैं, जिन्हें हम पराली भी कहते हैं। हाँ, जो अक्सर जला दी जाती है, जिससे बहुत प्रदूषण होता है। बिल्कुल, और पराली के साथ साथ जानवरों का गोबर भी है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी बना सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब एक ऐसा चक्र जहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। एकदम सही। किसान अपना ये कृषि कचरा प्लांट को देते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ पैसा या गैस ही नहीं मिलती, बल्कि अपने खेतों के लिए बेहतरीन जैविक खाद भी वापस मिल जाती है। अरे वाह! ये तो, अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, तो ये एक तरह के जादुई एटीएम की तरह है ना? जादुई एटीएम? दिलचस्प है। कैसे? मतलब आप उस एटीएम में गोबर और पराली डालते हैं और बदले में वो मशीन आपको कैश, कुकिंग गैस और एकदम बढ़िया खाद बाहर निकाल कर देती है। हाँ, ये उपमा बिल्कुल सटीक है। गांव में तो ये ऐसे ही काम करता है। लेकिन शहरों का क्या? शहरों में तो खेत नहीं होते। शहरों की स्थिति अलग है, लेकिन वहां भी कचरे की कमी नहीं है। भारतीय शहर हर साल लगभग 60 मिलियन टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा करते हैं। 60 मिलियन टन! ये तो पहाड़ों जितना कचरा हो गया। बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि इस कचरे में 50% से भी ज्यादा हिस्सा जैविक होता है, यानी गीला कचरा। पर यहीं पर मेरी एक शंका है। मैं मानती हूँ कि कचरा बहुत है, पर क्या इस बिखरे हुए सड़े गले कचरे को हर घर से एक जगह इकट्ठा करना ही सबसे बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती नहीं है? मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये चुनौती तो है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। हमें इसे एक समस्या की तरह देखने के बजाय एक संसाधन की तरह देखना होगा। तो क्या इसका कोई सफल उदाहरण है हमारे पास? हाँ बिल्कुल, आप इंदौर और जमशेदपुर जैसे शहरों को ही देख लीजिए। उन्होंने इस गीले कचरे को ऊर्जा में बदलने का जो मॉडल अपनाया है, वो पूरी तरह से सफल रहा है। अच्छा, तो उन्होंने स्रोत पर ही कचरे को अलग करने की व्यवस्था की होगी? सही पकड़ा। जब कचरा सही तरीके से अलग किया जाता है तो वो सीधे एक बायोगैस प्लांट में जाके मूल्यवान ऊर्जा में बदल जाता है। समझ गए। तो कच्चे माल के हमारे पास कोई कमी नहीं है और उसे इकट्ठा करने का तरीका भी हमारे पास है। जी बिल्कुल। अब यहाँ से एक और बड़ा सवाल उठता है। हमने मान लीजिए कचरा इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या इस कचरे को ईंधन में बदलने के लिए हमारे पास कोई ठोस बुनियादी ढांचा मौजूद है? यहीं पर सरकारी नीतियां और नई तकनीकें तस्वीर में आती हैं। तो क्या सरकार इसके लिए कोई खास कदम उठा रही है? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसे सैटित योजना कहते हैं। सैटिट योजना, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य पूरे देश में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी के प्लांट स्थापित करना है। एक मिनट, कंप्रेस्ड बायोगैस मतलब ये सिर्फ खाना पकाने वाली गैस नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ कुकिंग तक सीमित नहीं है। बायोगैस को रिफाइन करके सीबीजी बनाया जा रहा है। रुकिए, तो क्या हम कचरे से सिर्फ स्टोव नहीं चला रहे हैं, बल्कि कारें भी चला रहे हैं और बिजली भी बना रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। सीबीजी का उपयोग परिवहन में सीएनजी वाहनों को चलाने के लिए हो रहा है और साथ ही विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये तो सच में बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा संदेह भी हो रहा है। किस बात का संदेह? देखिए, हमने कागजों पर तो बहुत सी योजनाएं देखी हैं। क्या ये सब सिर्फ कागजी योजनाओं पर निर्भर है या ये वास्तव में जमीनी स्तर पर काम कर रहा है? आपका संदेह लाजमील है, लेकिन इसे बहुआयामी उपयोग या मल्टी मॉडल यूटिलिटी के नजरिए से देखिए। मल्टी मॉडल यूटिलिटी थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब एक ही समाधान कई जगह काम आ रहा है। सीबीजी गैस रासायनिक रूप से सीएनजी जैसी ही होती है, तो हमें कोई नया बुनियादी ढांचा नहीं बनाना पड़ता। अच्छा, मतलब जो सीएनजी के पंप पहले से मौजूद है वही काम आ जाएंगे? एकदम सही। गाड़ियों के इंजन भी नहीं बदलने पड़ते। इसलिए ये योजना जमीन पर बहुत तेजी से लागू हो सकती है। ये परिवहन और घरेलू ऊर्जा दोनों क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित कर रही है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन अब अर्थशास्त्र पर आते हैं, क्योंकि पर्यावरण और परिवहन के फायदे अपनी जगह हैं, पर कोई भी नई तकनीक तब तक बड़े पैमाने पर नहीं अपनाई जाती जब तक वो आर्थिक रूप से फायदेमंद ना हो। पैसों का गणित तो सबसे अहम होता है। बिना फायदे के कोई बदलाव नहीं आता। तो इससे पैसे कौन कमा रहा है या किसके पैसे बच रहे हैं? इसे दो स्तरों पर देखते हैं। पहला है ग्रामीण आय। जब गांवों के समूह या सहकारी समितियां मिलकर बड़े बायोगैस प्लांट चलाती हैं, तो वो किसानों के लिए एक बहुत ही स्थिर अतिरिक्त आय का स्रोत बन जाते हैं। मतलब मौसम कैसा भी हो, फसल अच्छी हो या ना हो, कचरा तो बिकेगा ही। बिल्कुल। कचरा हर दिन पैदा होता है, तो आय भी रोज होती है। और दूसरा बड़ा फायदा है औद्योगिक आत्मनिर्भरता में। उद्योगों को इससे कैसे फायदा हो रहा है? देखिए, जो छोटे और मध्यम उद्योग होते हैं, जिन्हें एसएमई कहते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग, डेयरी या टेक्सटाइल से जुड़े उद्योग। हाँ, इनकी ऊर्जा की खपत तो बहुत ज्यादा होती होगी। बहुत ज्यादा। और साथ ही ये बहुत सारा जैविक कचरा भी पैदा करते हैं। अब ये उद्योग अपनी साइट पर ही बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं। अच्छा, अपने ही परिसर में? हाँ। इससे वे अपने भारी भरकम एलपीजी और ईंधन के बिलों में भारी कटौती कर पा रहे हैं। ये तो कमाल है। इसे सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है। ये तो किसी डेयरी फैक्ट्री के लिए अपने ही पिछवाड़े में तेल का कुआं होने जैसा हो गया ना? तेल का कुआं? हाँ, मतलब जो कचरा वो फैक्ट्री खुद पैदा कर रही थी, जिसे ठिकाने लगाने में उन्हें पहले पैसे खर्च करने पड़ते होंगे, आज वही कचरा उस फैक्ट्री की मशीनों को चला रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसे दोहरा आर्थिक लाभ कहते हैं। एक तरफ उनका कचरा प्रबंधन मुफ्त हो गया और दूसरी तरफ उनकी ऊर्जा की लागत आधी रह गई। और यही दोहरा लाभ इस पूरे मॉडल को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाता है। जी। और जब फैक्ट्रियां अपनी ऊर्जा खुद बनाने लगते हैं, तो हम ऊर्जा उत्पादन के सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव की ओर बढ़ते हैं। और वो बदलाव क्या है? विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। विशाल पावर प्लांट्स पर निर्भर रहने के बजाय अब स्थानीय ऊर्जा प्रणालियों की ओर जाना। यह तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या कोई भी आम इंसान अपने घर या मोहल्ले में पावर प्लांट लगा सकता है? ये तकनीक इतनी आसान है क्या? हाँ, अब ये बहुत आसान हो गया है। नई प्लग इन प्ले तकनीक आ गई है। प्लग इन प्ले, जैसे कंप्यूटर में कोई डिवाइस लगाते हैं और वो तुरंत चलने लगता है? बिल्कुल वैसा ही। अब नए मॉड्यूलर बायोगैस सिस्टम आ गए हैं। ये पहले से बने हुए छोटे प्लांट होते हैं। तो इन्हें कहाँ लगाया जा सकता है? इन्हें कोई भी होटल, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी या स्थानीय बाजार अपने बेसमेंट में या खाली जगह में लगा सकता है और अपने कचरे को स्रोत पर ही प्रोसेस कर सकता है। जरा सोचिए, एक हाउसिंग सोसाइटी अपने ही गीले कचरे से अपनी स्ट्रीट लाइट्स जला रही है। ये तो एकदम भविष्य की तस्वीर लगती है। और इसके पर्यावरणीय लाभ भी बहुत बड़े हैं। हाँ, मुझे लगता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हम अंततः शहरों के बाहर खड़े कूड़े के उन विशाल पहाड़ों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर अपना लें तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कचरा लैंडफिल तक पहुंचेगा ही नहीं और खेतों में पराली जलाने की हानिकारक प्रथा पर भी रोक लगेगी। ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी तकनीक हमारे कई बड़े बड़े संकटों का एक साथ हल निकाल रही है। और सिर्फ स्थानीय संकट ही नहीं, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक तनावों से भी हमें बचाती है। वो कैसे? देखिए, जब लाखों छोटे छोटे प्लांट देश भर में अपनी ऊर्जा खुद बनाने लगेंगे, तो ये भारत के लिए एक घरेलू ऊर्जा कुशन बना देंगे। ऊर्जा कुशन मतलब एक तरह का गद्दा जो हमें बाहरी झटकों से बचाएगा। बिल्कुल। कल को अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगें, तब भी भारत के वो हिस्से जो अपनी ऊर्जा खुद बना रहे हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। ये तो एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक ढाल है। जी। और आयात निर्भरता कम होने से देश का पैसा देश में ही रहेगा। वाकई ये बहुत ही गहरी और जरूरी चर्चा रही।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो भले ही बायोगैस रातों रात हमारी पूरी ऊर्जा मांग को पूरी तरह से प्रतिस्थापित ना कर पाए, हाँ, 100% बदलाव तो एक दिन में नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन यह एक विकेंद्रीकृत, स्थिर और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा का आवरण जरूर प्रदान करती है। जैविक कचरे को समस्या की बजाय संसाधन मानने से देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों सुधर सकते हैं। और आयात निर्भरता तो कम होती ही है। सही बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब भी कोई कचरे के किसी ढेर को देखें या सर्दियों में पराली जलने की खबर सुने तो उसे सिर्फ प्रदूषण के रूप में ना देखें। बिल्कुल, उसे बर्बाद हो रही ऊर्जा के रूप में देखना चाहिए। हाँ, वो धुआं नहीं है, वो हवा में उड़ता हुआ ईंधन है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा उकसाने वाला विचार है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। अच्छा, वो क्या है? देखिए, अभी तक ऊर्जा पे हमेशा कुछ बड़ी कंपनियों या सरकारों का ही नियंत्रण रहा है। हाँ, मोनोपोली रही है एक तरह से। बिल्कुल, लेकिन अगर हर हाउसिंग सोसाइटी, हर डेयरी और हर गांव अपना मिनी पावर प्लांट खुद बन जाए और अपनी ऊर्जा खुद पैदा करे तो क्या होगा? तो भविष्य में आम नागरिकों और विशाल ऊर्जा कंपनियों के बीच सत्ता और शक्ति का जो संतुलन है वो कैसे बदलेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या ऊर्जा का ये विकेंद्रीकरण असल में समाज में सत्ता के विकेंद्रीकरण का रास्ता खोल सकता है? क्या आम नागरिक सच में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने पे मजबूर करता है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी छानबीन को यहीं विराम देते हैं। जी, धन्यवाद।